नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एक एमएसएमई इंटरप्राइज हैं और बायर के पास अपनी एक्टिव पेमेंट की समस्या से जूझ रहे हैं और इसी कारण आप भी अपना पेमेंट रिकवरी का केस एमएसएमई ओडीआर पोर्टल पर डालना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे आप एमएसएमई ओडीआर पोर्टल पर अपना पेमेंट रिकवरी का केस फाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम संक्षेप में जान लेते हैं कि एमएसएमई ओडीआर पोर्टल आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। एमएसएमई ओडीआर यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा लाया गया एक नया डिजिटल इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ जो पेमेंट डिले का इशू है उनको एक जल्दी और आसान सोल्यूशन दिया जा सके और उनको उनकी एक्टिव पेमेंट बायर के साथ इंटरेस्ट सहित जल्दी दिलवा जाए बिना किसी कोर्ट या ऑफिस के चक्कर लगाए। और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, जिसमें बायर को ऑनलाइन डिमांड नोटिस भेजा जाता है। उसके बाद होती है ऑनलाइन मीडिएशन या कंसिलिएशन, और अगर फिर भी पार्टीज की सुलह नहीं होती तो केस चला जाता है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन में। और इस सारे प्रोसेस के अंत में क्लेमेंट को मिलता है एक बाइंडिंग आर्बिट्रल अवार्ड, जो कि एक सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह ही इन्फोर्सेबल होता है। और यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। नोटिस, हियरिंग, डॉक्यूमेंट सबमिशन, कंसिलेशन एंड इवन आर्बिट्रेशन की सारी स्टेजेस ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाई जाती हैं इसी पोर्टल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस पोर्टल पर रजिस्टर और लॉगिन करेंगे, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना केस फाइल करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस केस में आपको लगाने होंगे और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका केस आगे बढ़ेगा और अल्टीमेटली आपको आपके पैसों की रिकवरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एमएसएमई ओडीआर प्लेटफॉर्म पर अपना रिकवरी केस फाइल करने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप है एमएसएमई ओडीआर पोर्टल पर रजिस्टर करना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जाना होगा एमएसएमई ओडीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.odr.msme.gov.in। इस वेबसाइट पर जाते ही आपको होम पेज पर फॉर सेलर का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर ही क्लिक करना होगा। अब जो पेज खोला है उसमें आपको साइन अप यानी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। ध्यान रखिए, रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही एमएसएमईज कर सकती हैं जिनके पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हो। साइन अप करने के लिए आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और साथ ही साथ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आप कैप्चा कोड भरेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट भी करेंगे। उसके बाद क्लिक करिए रिक्वेस्ट ओटीपी पर। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका क्लेमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे कि नाम, फर्म का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ऑटोमेटिकली फॉर्म पर प्री फिल मिलेंगी। बस यहाँ पर आपको उनको वेरीफाई करना है और कंफर्म करना है और आगे सबमिट करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद ईमेल कंफर्मेशन मिल जाएगा अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, जो कंफर्म करेगा कि आप सक्सेसफुली एमएसएमई ओडीआर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर चुके हैं। अब केस को फाइल करने के लिए आपको वापस से जाना होगा एमएसएमई ओडीआर की वेबसाइट पर, जो कि है odr.msme.gov.in। इसके बाद आप क्लेम इट अ सेलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप फिर से लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद अपना पासवर्ड भी डालेंगे। आप आई आइकन पर क्लिक करके भरते टाइम अपना पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं। फिर आप कैप्चा कोड भरेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे और ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे और लॉगिन प्रोसेस पूरा करेंगे। लॉगिन के बाद आप अपने डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आप जितने भी केसेस आपने अब तक फाइल किए हैं उनका स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप ई फाइलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद आप मेन केस फाइलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको आपके सामने 7 टैब्स खुले मिलेंगे, जिसमें इंक्लूडेड है क्लेमेंट डिटेल्स, सेलर डिटेल्स, रिस्पोंडेंट और बायर डिटेल्स, एडवोकेट डिटेल्स, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, डॉक्यूमेंट्स, चेकलिस्ट एंड पर प्रीव्यू। क्लेमेंट डिटेल्स में ज़्यादातर डिटेल्स आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल से ऑटोमेटिकली फेच हो जाती हैं। यहाँ पे आप सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। ड्रॉप लिस्ट से अपनी यूनिट इन्फॉर्मेशन को चूज़ कीजिए। ध्यान रखिए, ये वही यूनिट होनी चाहिए जिसके तहत ये डिस्प्यूट या ट्रांजैक्शन हुई हो और जो आपके उद्यम प्रोफाइल में भी रजिस्टर्ड हो। सही यूनिट सेलेक्ट करने से आपकी सारी रेलेवेंट बिजनेस डिटेल्स सही तरीके से फेच और रिफ्लेक्ट आपके एप्लीकेशन में हो जाती हैं। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो उस यूनिट के एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब आप अपना बिजनेस टाइप चुनेंगे, जो कि माइक्रो, स्मॉल या मीडियम हो सकता है। अगर आप माइक्रो या स्मॉल कैटेगरी में तो आप नॉर्मल तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मीडियम इंटरप्राइज हैं तो आप सिर्फ तभी एलिजिबल हैं अगर आपने अपने पिछले 3 सालों में माइक्रो या स्मॉल से मीडियम में चेंज किया हो। और अगर ऐसा ही है तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें आपको इस ट्रांजैक्शन पीरियड को स्पेसिफाई करना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि गलत जानकारी देना लीगल एक्शन का कारण बन सकता है।
और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट दे देगा दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ डिलेड पेमेंट प्रोविजन अंडर MSME एक्ट 2006 और सिस्टम आपको आगे प्रोसीड करने नहीं देगा। अब मैं आपको दिखाने के लिए माइक्रो यूनिट सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर आपके पास कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस डाल दीजिए जो आपके बिजनेस की तरफ से इस केस में ऑफिशियली एक्ट करने के लिए परमिटेड है। और अगर कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आप इस सेक्शन ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी टाइप को चूज कीजिए। यहाँ पे वो NIC कोड या IEC कोड सेलेक्ट कीजिए जो आपके बिजनेस एक्टिविटी को सबसे बेहतर रिप्रेजेंट करता है और इस केस से संबंधित भी है। IEC कोड को फाइल करने से आपके बिजनेस या इंडस्ट्री का सर्विस टाइप कैटेगराइज करना ईजी हो जाता है। आप अवेलेबल कोड की लिस्ट में से वो कोड सेलेक्ट कीजिए जो आपके डिस्प्यूट या ट्रांजैक्शन की नेचर को सबसे एक्यूरेटली मैच करता हो। उसके बाद उस MSEFC यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे आप केस फाइल करना चाहते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके एंटरप्राइज की लोकेशन और सेलेक्टेड यूनिट की लोकेशन की MSEFCs की लिस्ट दिखेगी। यहाँ पे आप उस MSEFC को चूज करेंगे जहाँ आप अपना केस फाइल करना चाहते हैं, जैसे MSEFC सेंट्रल दिल्ली। अब सेव बटन पर क्लिक करते ही एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का। अब आपको ऑटोमेटिकली रिस्पोंडेंट एंड बायर डिटेल्स के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको बायर और रिस्पोंडेंट की पूरी डिटेल्स भरनी होगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट से बायर की सही कैटेगरी को चूज कीजिए। जैसे अगर बायर एक व्यक्ति है, कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल मिनिस्ट्री नहीं है तो आप इंडिविजुअली कैटेगरी को चूज करेंगे। ये बायर को उनके नेचर के अकॉर्डिंग सही तरीके से कैटेगराइज करने में मदद करता है, जो कि केस की प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है। जैसे बायर का नाम डाल दिया जाए रमेश कुमार। बायर का बिजनेस किस प्रकार का है उसको स्पेसिफाई कीजिए। बायर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में डाल दीजिए। ये डिटेल्स मैंडेटरी हैं और केस की कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए इन डिटेल्स को सही ढंग से भरिए। केस से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर बायर को भेजी जाएंगी और बायर भी इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से इस पोर्टल को केस को एक्सेस करने और रिस्पॉन्ड करने के लिए यूज़ कर पाएगा। इसलिए इंश्योर कीजिए कि जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं वो एक्यूरेट और एक्टिव है। अगर अवेलेबल हो तो बायर का पैन और GST डिटेल्स भी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में डाल दीजिए। ये फील्ड्स नॉन मैंडेटरी हैं और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बिना भरे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप ड्रॉप डाउन से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर बायर लोकेटेड है। उसके बाद बायर के एड्रेस के अनुसार सही पिन कोड डाल दीजिए। बायर का पूरा और सही एड्रेस डाल दीजिए। जैसी एड्रेस कंप्लीट हो जाए तो सेव बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपको एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाया जाएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का, जिसका मतलब आपने बायर की डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिट कर दी हैं। इसके बाद अब आप ऑटोमेटिकली एडवोकेट डिटेल्स वाले टैब पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। या आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप एक एडवोकेट अपॉइंट करें जो आपके बिहाफ पर केस हैंडल कर सके। लेकिन कृपया ध्यान दें, एडवोकेट अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको एडवोकेट को अपॉइंट करना है तो आपको येस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप एडवोकेट का पूरा नाम, बार एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ऑफिस एड्रेस को रिस्पेक्टिव फील्ड में डाल दीजिए। ये सारी डिटेल्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन और वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एनरोलमेंट नंबर इस बात का प्रूफ होता है कि एडवोकेट बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है और उस एडवोकेट को इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर केस से जुड़े नोटिफिकेशन और अपडेट भी भेजे जाएंगे। ये इंश्योर कीजिए कि सभी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और अपडेटेड हो ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। ये डिटेल सेव होने के बाद अब आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम वाले टैब पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का सेक्शन भरना होगा। ये स्टेप इस केस को फाइल करने के प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ आपको अपने डिस्प्यूट से जुड़ी सारी जानकारी और फैक्ट्स देनी होती है, जिसमें आपको इंक्लूड करना होगा क्लेम के नेचर को, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री को, कम्युनिकेशन की डेट्स को और पेमेंट से रिलेटेड इशू को भी। ये सारी डिटेल्स आपके केस के बेस को तय करेंगी। इसलिए इंश्योर कीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल रहे हैं वो क्लियर, एक्यूरेट और कंप्लीट हो, क्योंकि इसी डेटा का यूज़ ही रेजोल्यूशन प्रोसेस में किया जाएगा। अगर एप्लीकेबल हो तो यहाँ पे अब आप अपने परचेज ऑर्डर की डिटेल्स को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आ जाएगा आपका परचेज ऑर्डर का नंबर, आपके ऑर्डर की डिटेल, आपके ऑर्डर की डेट और जो गुड्स या सर्विसेज इस ट्रांजैक्शन में शामिल हैं उनकी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन भी। ऑर्डर नंबर से यहाँ पे ये पता लगता है कि आप किस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं और डेट से इस पूरे मैटर की टाइमलाइन एस्टैब्लिश होती है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्लियर लिखना चाहिए कि क्या ऑर्डर किया गया था, जैसे कि टाइप, क्वांटिटी और गुड्स या सर्विसेज की नेचर जो आपके क्लेम को सपोर्ट करे।
यहाँ दी गई सारी और पूरी जानकारी आपके केस की वैलिडिटी को मजबूत करती है, और अगर एप्लीकेबल हो तो बायर के साथ ट्रांजैक्शन के समय जो टर्म्स एंड कंडीशन अग्री की गई थी उनको भी यहाँ पर आप लिख दीजिए। ये टर्म्स हो सकती हैं आपकी पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी की टाइमलाइंस, डिले होने पर लगाई गई पेनल्टीज, रिटर्न पॉलिसीज या कोई और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ये डिटेल्स अग्रीमेंट के बेस तय करती हैं और बायर की तरफ से हुआ कोई और ब्रीच या नॉन ब्रीच कंप्लायंस को हाईलाइट करके आपके क्लेम को और स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। अगर कोई स्पेसिफिक टर्म्स या कंडीशन नहीं थी तो आप इस सेक्शन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद अब आप ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई पूरी इनवॉइसेस डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस अमाउंट, गुड्स या सर्विस एक्सेप्ट करने की डेट और इनवॉइस के अगेंस्ट रिसीव हुए अमाउंट्स। ये सारी डिटेल्स आपके फाइनेंशियल क्लेम को इस्टेब्लिश करती हैं और ये बताती हैं कि बायर के पास अब आपका कितना अमाउंट ड्यू है। ये सभी एंट्रीज को आप ऑफिशियल इनवॉइस डॉक्यूमेंट के साथ मैच करके एक्यूरेट डिटेल्स डालेंगे ताकि रिव्यू के समय कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। अब सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके दिए गए इनवॉइसेस और पेमेंट डिटेल्स के बेसिस पर एक टोटल इनवॉइस अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा देगा। आपको ये भी मेंशन करना होगा कि लास्ट अमाउंट आपको कब मिला था और वो कितना था। इनवॉइस या बिल का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, जैसे गुड्स या सर्विस का नेचर क्या था जो डिलीवर की गई थी। इससे यहाँ क्लियर हो जाता है कि इनवॉइस किस चीज़ के लिए था और ये आपके पेमेंट क्लेम को और भी सपोर्ट करता है। अगर बायर ने गुड्स या सर्विसेज को लेकर कोई ऑब्जेक्शन रेज की थी तो उसका भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी होगा। इसमें आप इंक्लूड करेंगे ऑब्जेक्शन की डेट, ऑब्जेक्शन का नेचर, आपने ऑब्जेक्शन को किस डेट को दूर किया, ऑब्जेक्शन के बाद गुड्स या सर्विसेज को एक्सेप्ट किया गया या नहीं, और सेलर और बायर के बीच में डिलेड पेमेंट को लेकर जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हुई हैं उसका भी एक शॉर्ट समरी यहाँ पर आप लिखेंगे। और अगर आपकी बायर के साथ किसी भी तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या सेटलमेंट हुई थी तो उसका भी रेफरेंस यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पे कुछ टेंटेटिव लीगल पॉइंट्स या इश्यूज को सिलेक्ट करना होगा जिनके ऊपर आप ट्रिब्यूनल का डिसीजन चाहते हैं। ये वो लीगल क्वेश्चंस होते हैं जो केस के दौरान उभरते हैं और जिनका इफेक्ट बायर सेलर की लीगल राइट्स पर पड़ता है। और ध्यान रखें, यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप एक्सेप्ट करें कि आपका केस लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर फाइल किया गया है। फिर आगे आपको आपके केस की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी होगी। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो आपका ये रेफरेंस है उस पर MSC का जुरिसडिक्शन कैसे बन रहा है एज पर सेक्शन 18 ऑफ MSC मीडिया एक्ट 2006। इसके बाद आपको कॉज ऑफ एक्शन का एक छोटा समरी लिखना होगा, यानी वो फैक्ट्स और इंसिडेंट्स जो सेलर को बायर के अगेंस्ट रिलीफ लेने का अधिकार देते हैं। अब आपको बायर के ऊपर ड्यू होने वाली प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की डिटेल्स भरनी होगी। पहले तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू डालना होगा, उसके बाद आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करेंगे। ध्यान रखें, यहाँ पे आप वही रेट ऑफ इंटरेस्ट डालें जो MSMD एक्ट 2006 के हिसाब से एप्लीकेबल है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक रेपो रेट की 3 गुना दर्जों पे होता है। तो अगर बैंक रेपो रेट 6% का है तो MSME रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% हो जाएगा। यहाँ पे अब आप रेफरेंस डेट को सिलेक्ट करेंगे जिस डेट से आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद अब आपको इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू भी डालना होगा। अब सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके दिए प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के बेसिस पे टोटल अमाउंट ड्यू को कैलकुलेट कर देगा। अब आपको यहाँ ये भी मेंशन करना है कि आप क्या रिलीफ चाह रहे हैं, जैसे कि बायर से फुल पेमेंट, इंटरेस्ट, कॉम्पनसेशन एक्सेट्रा। अगर और कोई रिलीफ या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्लीज़ इंश्योर करें दैट द डिक्लेरेशन बॉक्स इज चेक्ड एज इट इज़ मैंडेटरी। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करना मैंडेटरी है। उसके बाद वेरिफिकेशन चेक बॉक्स पर भी टिक करके सेव बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपका सारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट सेक्शन पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको आपके केस से संबंधित सभी ज़रूर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। आप इन सभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर अपलोड करें जो इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे पहले अब आप यहाँ पे एफिडेविट को सिलेक्ट कीजिए। अब आप इस एफिडेविट की स्कैन और डिजिटल फाइल अपने कंप्यूटर से अपलोड करके सेव बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम आपको एक मैसेज शो करेगा, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद अब आप ऐड अनदर डॉक्यूमेंट के बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। ड्रॉप डाउन से इनवॉइस को सिलेक्ट कीजिए। इनवॉइस फाइल को अपलोड करके सेव बटन दबाइए। यहाँ फिर से मैसेज दिखाया जाएगा, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अब दोबारा ऐड अनदर डॉक्यूमेंट के बटन को दबाइए। ड्रॉप डाउन से उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करें और अब आप अपने उद्यम सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे अपलोड करके सेव बटन पर क्लिक करें। आपको फिर से वही मैसेज मिलेगा, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके चेकलिस्ट टैब पर जाइए। अब आपको एक चेकलिस्ट दिखाई जाएगी। जो पॉइंट्स आपके केस से रेलेवेंट है उनको टिक करें
जैसे मैंने यहाँ पे 3, 4 और 5 को किया है। उसके बाद अब आप सेव बटन को दबाइए। अब आप ऑटोमेटिकली प्रीव्यू टैब पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ अब आप अपने पूरे फॉर्म में जो भी डिटेल्स हैं उनका एक कंप्लीट समरी देख पाएंगे। हर फील्ड को ध्यान से एक बार रिव्यू कर लें। ये देख लीजिए कि सब कुछ कंप्लीट और सही है। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड बटन को दबाकर फाइनल सबमिशन के लिए आगे बढ़ें। यहाँ पे प्रोसीड बटन दबाते ही सिस्टम आपकी सेलेक्ट की गई MSCFC की बेसिस पर पेमेंट डिटेल्स दिखाएगा। यहाँ पे आप मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। पेमेंट्स आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन डेजिग्नेटेड बैंक में सबमिट करवानी होगी। उसके बाद अब आप सिस्टम में ये डिटेल्स फिल करें, जो कि होगी इंस्ट्रूमेंट या UTR का नंबर, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, अमाउंट, बैंक नेम, ब्रांच नेम। फिर आप पेमेंट प्रूफ को अपलोड करेंगे और अगर कोई भी रिमार्क एप्लीकेबल है उसको भी यहाँ पे आप डालेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। सबमिट करने के बाद आप एक सक्सेस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ ये कंफर्म होता है कि आपका ई-फाइलिंग सक्सेसफुली सेव हो गया है। यहाँ पेमेंट भी सक्सेसफुल दिखा रहा होगा और आपकी PDF फाइल भी जनरेट हो चुकी होगी, जिसमें डायरी नंबर भी होगा। अब फाइनल सबमिशन के लिए ई-साइन बटन पर क्लिक करके अपनी फाइलिंग को इलेक्ट्रॉनिकली साइन कीजिए। इसके बाद अब आप ई-साइन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ अब आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना होगा। आधार नंबर डालने के बाद गेट OTP दबाइए। OTP आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। OTP मिलने के बाद उसे ध्यान से एंटर करके आगे बढ़ें। अब डिक्लेरेशन को पढ़ें और अग्री करते हुए चेक बॉक्स को टिक करें। सारी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद सबमिट पर क्लिक करके ई-साइन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। सबमिट करने के बाद आप फाइनल सक्सेस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ अब आपको अपना डायरी नंबर क्लियरली शो हो रहा होगा। एक कंफर्मेशन मैसेज भी आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID और SMS दोनों पर भेज दिया जाएगा। और अब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका केस आपकी MSCFC के पास लॉन्च हो चुका है, जो कि अब स्क्रूटनी में है। और अब कुछ ही दिनों में आपका केस स्क्रूटनी से पास हो जाएगा और आपका केस फॉर्मली रजिस्टर हो जाएगा और अभी केस इसी पोर्टल के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और इसके बेसिस पे आप अपना केस MSME ODR के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर पाएंगे। अगर आपका MSME ODR पोर्टल से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएँ। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलूंगा मैं आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।